हेलो एवरीवन। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के साथ। तो न्यूमेरिकल डिस्कशन जा रहा है। अभी मैं न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी मैं जाऊँगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी टच करूँगा। टॉपिक वाइज जा रहा हूँ, सर्कुलर मोशन भी आगे टच करेंगे। बट फिलहाल के लिए अभी जो हमारा जितना लास्ट वीडियो और आज का जो वीडियो है, ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को ही अभी टच कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर अगर देखोगे, आप स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो किसी हाइट h से, तो ठीक है, ड्रॉप कर रहे हो, तो ड्रॉप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ड्रॉप कर रहे हो, ये ड्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ड्रॉप का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास जो u यहाँ पर होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो आपका जीरो के बराबर होगा। और आप हाइट h से यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हो, तो ठीक है, आप हाइट h से ड्रॉप कर रहे हो और वो ग्राउंड को हिट करता है किसी मोमेंटम p के साथ। अच्छा, ग्राउंड को हिट करेगा किसी मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या होता है आपके पास? अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, तो अगर मैं सोल्यूशन यहां पे तो लिख रहा हूं, बट सोल्यूशन से पहले अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, आपका जो मोमेंटम होता है वो आपका होता है ना मास इनटू वेलोसिटी। वो आपका मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, आपने तो ड्रॉप कर दिया, आपने ड्रॉप कर दिया यहां पे स्टोन को ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। मगर जब आपका स्टोन ग्राउंड को टच करने वाला होता है, तब उसकी जो वेलोसिटी होती है, आप सबको पता है, काइनेमैटिक्स में आप पढ़ते हो, मोशन इन 1D में आप पढ़ते हो कि जब स्टोन जो है वो तैयार होता है ग्राउंड को हिट करने को, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो v का वैल्यू यहां पर √2gh होता है। तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ की, मगर अगेन यहां पर आप देख सकते हो काइनेमैटिक्स यूज हो रहा है। तो काइनेमैटिक्स पे ठीक ठाक होल्ड होना चाहिए ताकि आप ये बोल सको कि v इज इक्वल टू √2gh। तो मोमेंटम क्या बनेगा इस पूरे सिचुएशन में? अगर मैं बात करूं, इनिशियली जो पहला आपको कंडीशन देकर है, आपका जो इनिशियल मोमेंटम बनेगा, या जो आपका फर्स्ट सिनेरियो में मोमेंटम बनेगा, फर्स्ट सिनेरियो में आपका मोमेंटम बनेगा मास, और वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे? √2 इंटू g इंटू h। तो चलो, ये पहला मोमेंटम आपका हो गया, और ये मोमेंटम का वैल्यू p है आपके पास, तो मैं यहां पर इसको p ही लिख दूंगा। तो ठीक है, मैंने p ही लिख दिया, क्योंकि आपको बोल रहा है वहीं से कि सर्टेन मोमेंटम आपका p है, तो मैंने p लिख दिया। अब दूसरे पार्ट पे आ जाता हूं। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन प्रीवियस हाइट। ये वाला पॉइंट समझने की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे पॉइंट, आप सेम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो और हाइट जो आपके पास है, इट इज 100% मोर, 100% मोर। अब यहां 100% मोर है, आपको बोला जा सकता था 50% मोर, 200% मोर। तो यहां पर क्या आपको देकर है? 100% मोर देन प्रीवियस हाइट, देन प्रीवियस हाइट। तो कहने का मतलब, देख लो, ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोल सकता था कि अब आप हाइट को डबल कर रहे हो। डबल करने का स्टाइल देखो इसका बोलने का, कि आप हाइट जो आपके पास है वो 100% मोर देन है प्रीवियस हाइट। 100% मोर का मतलब क्या होता है? अगर पहले हाइट h था, अब आपका हाइट 2h है, तो अब आपके पास जो हाइट होगा वो आपके पास 2h होने वाला है। तो 100% ऑफ h की अगर मैं बात करूं, 100% ऑफ h की अगर मैं बात करूं, वो तो h ही होगा ना। तो यहां पर कहने का मतलब है 100% मोर। आप देख लो, 100% मोर, तो पहले हाइट h था और 100% ऑफ h ही होता है, तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आपका नया हाइट जो है वो ट्वाइस h है, तो ये आपका h न्यू बन जाएगा। अगेन आप ड्रॉप कर रहे हो ना, तो अगर मैं मोमेंटम p2 की बात करूं, अगर मैं मोमेंटम p2 की बात करूं, स्टोन का मास तो सेम m ही रहेगा, मगर यहां पर √2 अपनी जगह पर है, g अपनी जगह पर है, मगर h की जगह पर ट्वाइस h लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? आप देख सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूं ना, ये जो आपके पास 2 है, g है, h है, 2g और h, ये तो रूट में पहले भी है। तो इसको आप रिलेट करने के लिए मैं देख लो किस फॉर्म में लिख रहा हूं। मैं यहां पर सिंपली पहले √2 लिख रहा हूं। ये जो 2 एडिशनल फैक्टर आया ना, इसको अलग से रूट दे दिया, लिख दिया। बाकी अब पार्ट जो रिमेनिंग है वो आपके पास एक तो m बच जाएगा, और फिर √2 इंटू g इंटू h बच जाएगा। अच्छा, ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट जरा आप यहां पे देख लो, ये वाला पार्ट आपका p ही है ना, यहां पे ये वाला पार्ट p के बराबर ही है ना। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि जो आपके पास p2 है यहां पर, इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स p, इट इज √2 टाइम्स p। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि पहले जब आप पहले सिनेरियो में ड्रॉप कर रहे हो स्टोन को, वो इस मोमेंटम के साथ हिट कर रहा है ग्राउंड को,
बट दूसरे सिनेरियो में जब आपने सिनेरियो को चेंज कर दिया, हाइट को डबल कर दिया, अब डबल करने का स्टाइल देख लो इसका लिखने का, हाइट इज 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। सो जब आपने डबल कर दिया हाइट को, आप देख लो कि यही सेम स्टोन जो है ये √2p मोमेंटम के साथ हिट करेगा ग्राउंड को। तो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? इन दोनों सिनेरियोज में आपको क्या देखना है? आपको देखना है चेंज, कि मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो मोमेंटम में चेंज निकालने के लिए परसेंटेज वाइज बात होने वाली है, परसेंटेज वाइज बात होने वाली है। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की पहले बात करूं, तो चेंज इन मोमेंटम आपका होने वाला है P2 माइनस P1। ये चेंज इन मोमेंटम आपके पास होगा। फर्दर P2 का वैल्यू आपके पास √2p है, और फिर माइनस आपके पास यहां पे P आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो √2 माइनस 1 इंटू P। इस P को आप यहां नीचे ट्रांसपोज कर दो, इसको आप यहां ट्रांसपोज कर दो, तो आपका चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम, क्योंकि P आपका ओरिजिनल मोमेंटम था, तो चेंज इन मोमेंटम बाय ओरिजिनल मोमेंटम जो है वो आपका √2 माइनस 1 आ जाएगा, विच इज 1.41 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 0.41। और अब अगर मुझे देखना होगा परसेंटेज वाइज कि कितना चेंज आ रहा है, आप इस डेल्टा P बाई P को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आपके पास सिंपली आ जाएगा 41%। तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बन जाएगा। ये जो यहां पर आपके पास ये टर्म है, इसी को आप बोलते हो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। और ये आपका 41% है, तो अगर मैं 41% की बात करूं, ऑप्शन बी आपका यहां पर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो आप मैं सिंपली एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, आप पहले पॉज किया करो क्वेश्चन पे, खुद से ट्राई किया करो और देखा करो कि क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद इन 2 मिनट्स की नहीं। अगेन आप देख सकते हो जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये आस्क्ड क्वेश्चन है, ताकि आपको सिंपली इन्हीं पे होल्ड आना चाहिए, क्योंकि इसी स्टाइल के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं HC वर्मा का क्वेश्चन लाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा, वो उतना बेनिफिट अभी आपको नहीं देगा क्योंकि आप एंट्रेंस क्लास में हो। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपके पास एक आप सर्टेन फोर्स आप लगा रहे हो मास m1 पर और मास m2 पर, और आप देख रहे हो कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मास m1 को इंपार्ट हो जाता है और m2 को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इंपार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि अगर आप इन मासेस का डिफरेंस लोगे और सेम फोर्स अप्लाई कर दोगे, तो डिफरेंस आप इन दो मासेस का लोगे और सेम फोर्स आप अप्लाई करोगे, तो बताओ जी कि ये जो आपके पास नया ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास m2 माइनस m1 है, उसको कितना एक्सेलरेशन इंपार्ट होगा। तो देख लो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होने वाला है, ये बोल रहा है अ सर्टेन फोर्स। अगर एक सर्टेन फोर्स की बात हो रही है तो आप सर्टेन फोर्स ले लो ना। तो लेट अस एज्यूम कि आपके पास जो सर्टेन फोर्स है, लेट अस एज्यूम कि आपके पास जो यहां पर सर्टेन फोर्स है, तो ये तो देकर नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सर्टेन फोर्स। लेट इट बी इक्वल टू एफ। अब फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप लिख दो कि आपका जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, या चलो मास की अगर मैं बात करूं, वो आपका आ जाएगा ना F डिवाइडेड बाई ए। बस इसी को आपको यूज करना है। तो हम अगेन आप देख सकते हो हम न्यूटन सेकंड लॉ ही यूज कर रहे हैं, तो आप देखते जाओ। अगर मैं मास m1 की बात अब करूं, तो m1 जो आपके पास होगा, अगर मैं मास m1 की बात करूं, तो m1 जो आपके पास यहां पर होगा, वो आपके पास फोर्स तो सब पे सेम अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सर्टेन फोर्स सबके लिए सेम है, तो फोर्स आप F ही लेने वाले हो। तो फोर्स यहां पर मैं F ही लेने वाला हूं, बट m1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन का वैल्यू देकर है, वो 12 है आपके पास, तो आप F/12 कर दो, हो गया m1। जरा m2 का वैल्यू इवैल्यूएट करो। m2 अगेन फोर्स तो सेम लगने वाला है, वो तो आपको देकर है, मगर आपके m2 में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां डिनोमिनेटर में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिखोगे? 3। अच्छा, अब आपको निकालना है ना m2 माइनस m1, तो निकाल दो m2 माइनस m1। जब आप m2 माइनस m1 को इवैल्यूएट करोगे, अच्छा m2 का वैल्यू कितना है? F/3 माइनस m1 का वैल्यू कितना है? F/12। तो जब आप यहां पर सिंपली एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, ये आपका 4F
माइनस एफ आ जाएगा, तो ये आपके पास सिंपली बनेगा 3f डिवाइडेड बाई 12 और यही आपका आ जाएगा f/4। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो आपके पास कितना आ रहा है, f/4 आ रहा है। ये तो आपका मास आ रहा है, डिफरेंस ऑफ मासेस यहां पे आ रहा है। इस डिफरेंस ऑफ मासेस में भी आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप F फोर्स लगा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगेन अगर आप लिख रहे हो ना m इज इक्वल टू f/a, तो आपने m1 निकाला, m2 निकाला, डिफरेंस ऑफ मासेस निकाला। अब डिफरेंस ऑफ मासेस, तो मास तो आपको पता है f/4, आपको पता है यहां पर मास कितना अब आप ले रहे हो f/4, आपको पता है फोर्स f ही रहने वाला है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ना। तो जो आपके पास यहां पर एक्सेलरेशन होने वाला है m2 माइनस m1 मास में, अगेन आप इस एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो, f/m के फॉर्म में, तो आप इसको लिख दोगे f डिवाइडेड बाय, मगर मास यहां पर आपका m2 माइनस m1 है। f तो अपनी जगह पे रहेगा, मगर जो आपका m2 माइनस m1 है उसकी जगह पर क्या लगा दोगे, f/4। ये 4 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, f और f कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एक्सेलरेशन जो डिफरेंस ऑफ मासेस का आने वाला है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने वाला है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक है, बट यही क्वेश्चंस आप स्किप कर देते हो, आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, फिर वहां पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे हो नहीं पाता है। लास्ट ईयर भी मुझे याद है कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किया था, तो एटवुड मशीन पे क्वेश्चन आया था, सम ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ मासेस, सॉरी डिफरेंस ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय g, वो इक्वेशन यूज करना था। उनसे गलती हुई थी वहां पे, सिली मिस्टेक। तो आपको लगता है कि वहां कुछ मुश्किल आएगा, आता फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन है और आप ये भी नहीं कर पाते हो। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा डील करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, आपको ग्राफ देकर है यहाँ पे। तो अगर मैं अगेन बात यहाँ पे करूँ, ये फोर्स है और ये आपका टाइम है। जब भी आप ग्राफ को देखोगे ना, देख लो पहले क्या चीज़ें आप देखा करोगे, पहले यूनिट देखो, पहले यूनिट देखो न्यूटन सेकेंड। अब जरा आंसर देखो, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। डायरेक्ट देख लो, मुझे यहाँ कुछ नहीं बोलना है। कभी कभी आपको कोई पैरामीटर पता नहीं होता है, ग्राफ देकर होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूनिट देकर है ना, तो मैं पहले मेरा अप्रोच देख लो, मेरा इसका यूनिट देकर है, इसका भी यूनिट देकर है, आंसर्स में यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो कहने का मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना है, वही आपको आंसर दे देगा, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है ना, फोर्स टाइम, फोर्स इंटू टाइम प्रोडक्ट आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहां पर जब भी आप यहां पर दो एक्सीज का यहां मल्टीप्लिकेशन लेते हो, यहां पर फोर्स है और ये टाइम है, इनका मल्टीप्लिकेशन जब लोगे वो आपको एरिया अंडर द कर्व देगा। तो कहने का मतलब अगर आपको नहीं भी पता कि चेंज इन मोमेंटम इंपल्स का कॉन्सेप्ट नहीं भी आपको पता, तब भी ये यूनिट्स आपको बोल रहे हैं कि आपको यहां मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ग्राफ का आपको एरिया निकाल देना, वही आंसर देगा। अब फिलहाल के लिए अगर मैं इंपल्स की बात करूं, आप याद कर सकते हो इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, और इंपल्स आपका होता है फोर्स इंटू टाइम, और इंपल्स को ही आप क्या बोलते हो, चेंज इन मोमेंटम। इसी को आप क्या बोलते हो, चेंज इन मोमेंटम। तो ठीक है, अब आपको इस पूरे फिगर का चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरिया निकालना है। पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया बताऊं, हाफ अ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, तो देख लो मैं यहां पे इंपल्स अब जे लिख रहा हूं, जिसको आप चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हो, डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, हाफ ऑफ बेस, बेस यहां पे 0 से लेके 2 है आपके पास, और ऑल्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं वो 6 है आपके पास। तो चलो ये तो ट्रायंगल का एरिया आ गया। अच्छा, और कोई एरिया जो आपकी एक्सिस के ऊपर है, पहले वो देखो। नीचे जो एक्सिस के एरिया है उसको भी हम नहीं देखेंगे, हम सारे उन एरियाज को भी लेंगे जो एक्सिस के ऊपर है। तो ये जो आपके पास यहां पर, ये जो आपके पास है, ये रेक्टेंगल, ये एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसका एरिया मैं पॉजिटिव लेने वाला हूं। तो यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूं, यहां पर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप देख सकते हो यहां पे ब्रेड्थ आपका 3 है, लेंथ 4 से लेकर 8 है, 4 से लेकर 8 4 होगा ना। तो कहने का मतलब इसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 4 है, और इसका जो ब्रेड्थ यहां पर आपको देकर है वो आपको 3 देकर है। तो इस रेक्टेंगल की एरिया की अगर मैं बात करूं, वो 4 इंटू 3 आ जाएगा, वो 4 इंटू 3 आ जाएगा।
अब देख लो, ये जो एरिया मैं ले रहा हूं इट इज अबोव द एक्सिस, ये एरिया भी आपका अबोव द एक्सिस है। अब कोई एरिया है आपके पास जो बिलो द एक्सिस है, हाँ ये है, इस एरिया को सबट्रैक्ट करना होता है, इस एरिया को क्या करना है, सबट्रैक्ट। अच्छा क्यों करें सबट्रैक्ट, समझो मैं बताता हूं क्यों। फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी यहां पर इन्वॉल्व नहीं होती फिर आपको इस एरिया को ऐड ही कर देना था, बट यहां पर वेक्टर्स इन्वॉल्व है, तो अगर कोई भी एरिया आपके एक्सिस के नीचे आ रहा है आपको ट्रीट करना होगा उस एरिया को नेगेटिव। मैं अगेन काइनेमैटिक्स में इस चीज का ख्याल आपको रखना होता है। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर देकर होता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करते हो, आप एरियाज को नेगेटिव ट्रीट करते हो, मगर जब टोटल डिस्टेंस की बात की होती है वहां पे आपको नेगेटिव एरिया कंसीडर करना ही नहीं होता है। जो भी एरिया आप लोगे अबोव द एक्सिस बिलो द एक्सिस डिस्टेंस के केस में वो आपको पॉजिटिव लेने होते हैं। तो इस चीज का टेक केयर करो। अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो और एक ग्राफ के साथ डील कर रहे हो आपको यहां पर साइन का ख्याल रखना पड़ेगा। एरिया जो आपके अबोव होंगे उनको पॉजिटिव ले लो, अबोव द एक्सिस जो एरिया होंगे उनको पॉजिटिव ले लो, और बिलो द एक्सिस जो एरिया होंगे जो कि ये है उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे 2 से 4 जा रहे हो ना तो ये आपका 2 होने वाला है, आप 2 से 4 गए ये आपका 2 होने वाला है, और ये आपका यहां पर 3 होने वाला है, रादर -3 होने वाला है। तो आप क्या करोगे, ये एरिया तो 3 × 2 6 आ जाएगा, आप इस यहां पर 6 को माइनस कर दो, क्योंकि आपके पास जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है वो वेक्टर हो रही है। वेक्टर नहीं होती फिर इस एरिया को भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ता। ये चीज आप क्लियर रखो। तो ठीक है, इसको इवैल्यूएट करते हैं। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, प्लस 4 × 3 आपका 12 आ जाएगा, -6 यहां पर है, 6 और 6 कैंसिल होगा। आपका जो चेंज इन मोमेंटम आपका आंसर आ रहा है वो सिंपली आपके पास 12 है। अच्छा यूनिट क्या रहेगा, आप देख लो प्रोडक्ट कर रहे हो ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन और आपका टाइम का यूनिट सेकेंड, तो आप देख सकते हो कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम यहां पर है इट इज 12 न्यूटन सेकेंड। अच्छा न्यूटन का अगर डायमेंशन बात करें, फोर्स का डायमेंशन mlt-2, अच्छा टाइम का डायमेंशन वो t होगा। तो अगर मैं इंपल्स के डायमेंशन की बात करूं, अगर मैं इंपल्स के डायमेंशन की बात करूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आता है बहुत बार इंपल्स का डायमेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर अगर इंपल्स का डायमेंशन में देखूं वो आपके पास आएगा mlt-1, ये इसका डायमेंशन है। तो होपफुली आपको डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए अगेन 3 क्वेश्चंस काफ़ी है, पर वीडियो में कोशिश करूंगा 3 से 4 क्वेश्चंस लूंगा और आप इनको फॉलो करते जाओ। अगेन ट्यूशंस वगैरह में आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हो, क्वेश्चंस भी वहाँ दिखाते हैं बट उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाते क्योंकि सिलेबस बहुत होता है, तो उनकी भी गलती वहाँ है नहीं। सिलेबस बहुत होता है तो न्यूमेरिकल को उतना टच नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर टच कर लो, इन न्यूमेरिकल्स को देखो और समझो, और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई करो, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टाइम टेक केयर।